साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से केमिस्ट्री कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हमने इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर तक सारा कॉन्सेप्ट समझा कि एसिड्स क्यों एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी के संपर्क में आकर के। बेसेस क्यों बेसेस कहलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं पानी के संपर्क में आने से। हमने पीएच स्केल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, डिफरेंट आइटम्स का पीएच नंबर और उनके कलर्स बताए। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम उसी पीएच, दैट पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन, द पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट है सारा, हमने जितना भी पढ़ा जनरल स्टडीज़ के आस्पेक्ट से ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अप्लाई चीज़ें यहीं पर हो रही हैं। तो चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, जब हम एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आर ऑल प्लांट्स, मैं इसे आर भी कह सकता था बट आपको एक्सप्रेशन क्लियर हो इसलिए कह रहा हूँ। सो आर द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या जितने भी प्लांट हैं या जितने भी एनिमल है वो पीएच सेंसिटिव है? सवाल जो पूछने की कोशिश है वो ये है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, द लिविंग बॉडीज़, plants are the living bodies, animals they are the living bodies, the two main kingdom, the plant kingdom और the animal kingdom, क्या जो living bodies हैं वो pH sensitive होती हैं? This is the question. Answer is absolutely yes, वो pH sensitive होती हैं। ओके, समझो कैसे, देखो आंसर इज, आर बॉडी, हमारी बॉडी जो है, अब ह्यूमन की बात हो रही है, आर बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी अच्छे से हेल्दी मैनर में वर्क करती है 7 से 7.8 की पीएच रेंज के बीच में, यानी कि न्यूट्रल टू बिट स्लाइट, यू कैन से न्यूट्रल टू स्लाइट एल्कलाइन माहौल में हमारी बॉडी बेहतर काम करती है। ओके, सो आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। So living organisms can survive only in a narrow range of pH change। ये बात हमेशा याद रखनी है, हर pH रेंज में living organisms cannot survive, living organisms can survive in a very narrow range of pH variation, that pH change। तो कई बारी आप ये देखेंगे कि जब सॉइल का pH लेवल एक्सट्रीम साइड्स पे जाने लग जाता है, सॉइल तमाम लिविंग मैटर से डिवाइडेड हो जाती है, सॉइल नहीं रह पाती, बंजर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, सो लिविंग मैटर जो है वो सरवाइव करता है जब पीएच रेंज लिमिट्स में हो। जब वो उससे एक्सट्रीम जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर कभी सॉइल्स में एक्सट्रीम रेंज है, हम अपने कई तरह के एडिटिव्स की मदद से, सप्लीमेंट्स की मदद से उसे उस रेंज में ले आते हैं जो रेंज लिविंग बॉडीज़ के लिए, यानी कि प्लांट्स या क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है, हम उसे उस रेंज में ले आएंगे। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बरसात का पानी है, अगर उसका पीएच 5.6 के नीचे चला जाए फिर वो बरसात एसिड रेन हो जाती है। अब जब यही रेन नदियों में, झीलों में, तालाबों में चली जाती है तो आप हमेशा देखेंगे कि एसिड रेन से बड़ा नुकसान हुआ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को। फिर पानी में रहने वाले जीव सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि एक्सेस एसिडिफिकेशन हो जाता है। तो एसिडिक नेचर ऑफ दैट वाटर वो उन जीवों के जो वाइटल लाइफ फंक्शंस हैं उनको इनहिबिट कर देता है, उसको प्रॉब्लमेटिक कर देता है, वो जी नहीं पाते हैं। अब आप देखेंगे कि ओशियंस जैसे जैसे एसिडिफाई होते चले जाएंगे, जो स्केलेटन्स हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के, जो कैल्शियम बेस्ड शेल्स, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे। ऐसे में वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, शिकार करने में उन्हें समस्या आएगी,
और जब वो ये वाइटल फंक्शंस ना परफॉर्म कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो किसी का शिकार हो जाएंगे या वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता खतरे में आ जाएगी, फूड चेन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लाइफ फॉर्म्स विल एंड। ओके, सो इसीलिए ये समझाया गया है कि हमें उन गैसेस को रिलीज़ होने से रोकना है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। अदरवाइज़ ज़मीन एसिडिक हो जाएगी तो खेती नहीं हो पाएगी, फसलें जो लगी हैं उनके पत्तों पर एसिड रेन जब गिरेगी, पौधा उस एसिड रेन को बियर नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ बिगड़ जाएगी, उसका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा, फसलें नुकसान हो जाएंगी, जल जीव नष्ट हो जाएंगे। तो थल जल वायु तमाम जीव जो हैं नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो पौधे हैं चाहे वो पशु पक्षी हैं। इस तरह से हमारा सर्वाइवल कठिन हो जाएगा। तो इसलिए एसिड रेन हमारे लिए ख़तरा है। वो लाइफ फॉर्म्स को ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स को, हमारे घरों को, गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इट इज़ हाईली कोरोसिव। ओके, सो when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। और उससे क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। डू यू नो अबाउट प्लैनेट वीनस? तो देखिए, अब हमारी जो पृथ्वी है इस पे बादल होते हैं, वर्षा होती है, आप जीवन संभव हो पाता है। मरकुरी सूर्य के निकट से अगर दूर आए तो मरकुरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। तो दूसरा ग्रह है वीनस, है ना। अब वीनस में आपको पता होना चाहिए हमेशा बादल रहते हैं, ऑल द टाइम क्लाउड। तो वो क्लाउड किसके बने हुए हैं, वो किसकी वर्षा कराते हैं वो? तो वाइटिश येलो कलर के क्लाउड एग्जिस्ट करते हैं, एंड दोज आर द क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो वर्षा भी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। और ऐसे में अगर कोई प्लैनेट पे एक एसिड की वर्षा हो रही है, वो भी सल्फ्यूरिक एसिड, तो कितनी का लाइफ फॉर्म होगी वहाँ पे? कुछ भी नहीं। तो बादल है, वर्षा है, जीवन नहीं है। बादल और वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड की है, वाटर ड्रॉपलेट्स से बने हुए बादल नहीं है, H2O की वर्षा नहीं है, पानी की वर्षा नहीं है। आई बात समझ में? दैट्स वाई वीनस इज़ नॉट कंड्यूसिव टू द लाइफ फॉर्म। दैट इज़ द रीज़न लाइफ फॉर्म इज़ नॉट एग्जिस्टिंग ऑन वीनस। ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, पृथ्वी पर जीवन का सृजन करने के लिए प्रकृति ने कितने संतुलन धारण किए हैं। ना तो अधिक गर्म है, ना अधिक ठंडी है, ना तो अधिक जल है, ना मिट्टी है, ना ही अधिक एल्कलाइन है, ना अधिक एसिडिक है। हर तरह से एक संतुलन प्रकृति को पाने में जो इतना समय लगा है, 4.5 बिलियन ईयर्स से अर्थ बनी है और आज दिन तक संतुलित हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एक बैलेंस इस्टेब्लिश हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हम बिगाड़े ना, क्योंकि एक बार ये संतुलन बिगड़ा, पृथ्वी अस्थिर हो जाएगी। और जब वो एक बार अस्थिर हुई, अनस्टेबल हुई, लाइफ फॉर्म्स विल नॉट सर्वाइव। हर स्केल पर आपको वो बैलेंस नज़र आएगा। थोड़ी सी गर्मी होती नहीं है तो बरसात हो जाती है, संतुलन है, गर्मी दूर हो जाती है। वरना थोड़ी अधिक दिन गर्मी हो जाए, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तमाम ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों में ये परिस्थितियां हैं कि एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट ना हो पाने के कारण उस ग्रह का तमाम जल इवेपोरेट हो गया, ख़त्म हो गया, सूख गया, और आज उस ग्रह पर जल नहीं है। उदाहरण मंगल है, मार्स। हम पानी तलाश रहे हैं कि कभी पानी था, कहाँ चला गया। व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? अब कहानी आती है कि क्या मिट्टी में भी pH के लेवल का कोई अंतर पड़ता है? तो अब यहाँ से हम लिविंग लाइफ फॉर्म्स कैसे सर्वाइव करते हैं pH में, उसे समझ लेंगे। अभी तक तो वो बता रहे थे आपको कि प्लांट और एनिमल pH सेंसिटिव हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से 7.8 pH रेंज में ही सर्वाइव करती है बेटर मैनर में, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही नैरो रेंज ऑफ pH चेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही बरसात के पानी का pH 5.6 से नीचे जाता है, वो एसिड रेन है और वो घातक है जल जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए। उदाहरण के तौर पर वीनस में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और जीवन वहाँ नहीं है।
तो अब सवाल आता है कि जो मिट्टी है उसका पीएच स्केल क्या होना चाहिए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आप अपने आंगन की मिट्टी को तलाशिए, समझिए। तो आइडियल पीएच रेंज ऑफ द सॉइल इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज़ 5 to 6। इट इज़ समवेयर 5 to 6। आइडियल रेंज यहीं रहता है, 5, 6 ये रेंज है। लेकिन सॉइल में पीएच का रेंज कितना रह सकता है? 3.5 से, पीएच स्केल पे 3.5 से 10 तक जा सकती है। तो 7 से 3.5 के बीच में तो एसिडिक सॉइल है, 7 से 10 के बीच में तो एल्कलाइन सॉइल है। तो अक्सर हम ये सुनते हैं कि दिस सॉइल इज़ एसिडिक, दिस सॉइल इज़ एल्कलाइन। तो इफ़ इट इज़ टू एसिडिक, तो यू नीड टू यूज़ लाइम टू मेक इट बिट स्टेबल। उसका एसिडिक कैरेक्टर घटाने के लिए यू कैन यूज़ लाइम। इफ़ इट इज़ टू एल्कलाइन, टू बेसिक, then you can use gypsum to reduce its alkaline character। तो अगर एल्कलाइन की तरफ ज़्यादा है तो जिप्सम इस्तेमाल करके रेंज में ले आइए, एसिडिक ज़्यादा है तो लाइम का इस्तेमाल करिए और रेंज में ले आइए। यही किसान का हुनर है, यही किसान का तिलिस्म और जादू है। वो मिट्टी को तैयार करता है खेती के लिए। खेती सिर्फ इसलिए ऐसे नहीं होती कि खेत जो है उसमें बीज बो दिया। मिट्टी को कितनी नमी चाहिए, उसमें कितनी खाद यानी कि न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, उसमें नरमी कितनी चाहिए यानी कि जो ग्रेन्स हैं सॉइल के वो कितने टाइट या कितने लूज़ हों ताकि जड़ें पेनिट्रेट कर पाएँ, पानी मिल पाए सबको। और उसका पीएच स्केल क्या है, वो ज़्यादा अम्ल में है या ज़्यादा क्षारीय है, एसिडिक और एल्कलाइन, वो सेट करता है किसान। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सेटल, तो भूमि खेती योग्य बनती है, तो फसल बीज आती है। तो काश्तकारी अपने आप में कला है, खेती ऐसे ही नहीं हो जाती। ओके, ऋतुओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, भूमि का ज्ञान ज़रूरी है, गुणवत्ता पता होनी चाहिए, उर्वरता का ज्ञान, फर्टिलिटी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, पौधों का विकास कैसे होता है ये जानना ज़रूरी है, कीटों की क्या भूमिका है, बैक्टीरियाज़ की ये जानना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये बताया गया है कि 5 से 6 के बीच में अगर पीएच रेंज है, दैट इज़ द आइडियल सॉइल पीएच रेंज। इसके अलग अगर जा रही है, एसिडिक साइड पे है तो बैलेंस करिए, बेसिक साइड पे है तो बैलेंस करिए। तो वो बता रहे हैं कि प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए, क्यों चाहिए? चलिए, वी हैव टू आंसर दिस। सॉइल पीएच इन्फ्लुएंसेस दीज एलिमेंट्स। क्या? सॉइल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, न्यूट्रिएंट लीचिंग एंड अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे प्लांट को नहीं और न्यूट्रिएंट की लीचिंग होगी कि नहीं, टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द सॉइल, सॉइल स्ट्रक्चर। एक पीएच अकेला, आपको एमसीक्यू आ गया सिविल सर्विसेज में कि पीएच क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है सॉइल में। ऑफ स्टेटमेंट ए सॉइल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, स्टेटमेंट बी न्यूट्रिएंट लीचिंग एंड अवेलेबिलिटी, स्टेटमेंट सी टॉक्सिक एलिमेंट, स्टेटमेंट डी सॉइल स्ट्रक्चर। ऑल 4 इज़ द आंसर। चारों चीज़ें प्रभावित करता है। कैसे करता है वो समझे। तो सबसे पहले सॉइल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब समझे। देखिए, सॉइल में आप जो न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स डाल रहे हैं ना आप, वो फर्टिलाइज़र्स अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए कि पौधे को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK, ये 3 बुनियादी हमारे खाद है ना, भूमि में ये होना चाहिए ना सॉइल में। इन्हीं का इम्बैलेंस हम फुलफ़िल करते हैं। नाइट्रोजन कमी है तो उतना नाइट्रोजन डालो, फॉस्फोरस कमी है तो उतना फॉस्फोरस डालो, और पोटेशियम कमी है तो उतना पोटेशियम डालो। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम, NPK। तो वो जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स को डिकम्पोज करना, और जितने भी पत्ते गिर रहे हैं ज़मीन में, द लिटर कंटेंट, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे पुरानी फसल की जो नाड़ है या स्टबल है या खूंटी जिसे कहते हैं, वो पीछे बच गई है खेतों में, उसको डिकम्पोज करना। ऑल द डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑल द डेड लाइफ फॉर्म्स, उनको डिकम्पोज करना, और फर्टिलाइज़र्स को डिकम्पोज करके जो वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स अवेल कराते हैं सॉइल को, सॉइल के वाया प्लांट्स को, वो ये बैक्टीरिया ही होते हैं, मित्र कीड़े। सो बैक्टीरियल एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन द सॉइल। एंड ये बैक्टीरिया, ये
तो जब ये खुद एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच में सर्वाइव कर रहे हैं तो पीएच बिगड़ेगा तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, और अगर ये नहीं सर्वाइव करेंगे तो जो वहाँ पर जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, पेड़ पौधे पत्तों के रूप में, जड़ों के रूप में, मरे हुए जीव जंतुओं के रूप में, गिरे पत्तों के रूप में, कुछ भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, और जितनी भी खाद आपने डाली है उसको डिकम्पोज कौन करेगा? विल डिकम्पोज दैट। और जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स सॉइल को कहाँ से मिलेंगे जो ज़रूरी थी प्लांट के ग्रोथ के लिए? और फिर न्यूट्रिएंट सॉइल को मिले नहीं और लगा दो पानी, सिंचाई कर दो, तो पानी के साथ घुल के जड़ों के वाया पौधे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पानी लगाने का मुख्य उद्देश्य यह भी तो है कि न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं पौधे तक, तो कहानी ख़त्म, फिर बैठे रहना। तो वही वो समझा रहे हैं कि बैक्टीरियल एक्टिविटी रिलीजेज नाइट्रोजन by decomposition of organic matter and certain fertilizers. This activity is particularly affected by soil pH because bacteria operate best in the pH range of 5.5 to 7. जब 5.5 से 7 की बीच की जो रेंज है, इसमें बैक्टीरिया पूरा चिल्लम चिल्ली में रहता है, एकदम बेस्टम बेस्ट चिल मारता है, कहता घूमने आए अपन, और फिर वो फर्टिलाइज़र्स और ऑर्गेनिक मैटर को बेस्ट डिकम्पोज करता है, और फिर बेस्ट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं सॉइल यानी कि पौधे को, पौधा मस्त एकदम। चलो अब ये जो पॉइंट था दूसरा वाला, न्यूट्रिएंट्स लीचिंग एंड अवेलेबिलिटी, उसे यहाँ लिखा है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स लीच आउट ऑफ सॉइल्स रैपिडली विद अ pH बिलो 5 एज कंपेयर टू द सॉइल्स विद pH बिटवीन 5 and 7। देखिए, जब हम बरसातों वाले क्षेत्र की बात करते हैं, दैट इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, या भारत में भी जैसे कि वेस्टर्न घाट्स की बात कर लें, दक्षिण के राज्य, उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट, 250 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल इलाका है ये सारा। ऐसे में बरसात इतना ज़्यादा है तो लैंड एक्सपोज होगा टू द रेन, तो वाटर के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अपर लेयर ऑफ सॉइल में वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो सॉइल की निचली लेयर में चले जाएंगे, लीच आउट। तो अपर लेयर ऑफ सॉइल विल बी डिवाइडेड ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो जो न्यूट्रिएंट्स पौधे के विकास के लिए चाहिए वो तो लीच आउट हो गए, लीचिंग हो गई। अब बैठे रहे हम, किस सॉइल में लीचिंग ज़्यादा तीव्र यानी कि ज़्यादा इंटेंस और बड़े स्केल पे होगी? जिसका पीएच का लेवल 5 से नीचे होगा, जिसका पीएच का लेवल 5 से नीचे होगा, और जिसका पीएच का लेवल 5 से 7 के बीच में होगा, लीचिंग के एपिसोड्स कम होंगे, लीचिंग कम होगी, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स अपर लेयर में ज़्यादा रहेंगे, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स पौधों को ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, खेती अच्छी होगी। तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स the pH level is ultimately a decisive factor behind the intensification of the leaching. तो ये concept है। So concept is nutrients leach out of soils rapidly with a pH below 5 as compared to the soils with pH between 5 and 7. Plant nutrients are generally more available to plants in the soils with a pH range of 5.5 to 6.5। जिस सॉइल में pH रेंज 5.5 6.5 के बीच में रहती है, 5.5 7, उस सॉइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मोर अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को। और प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट, जैसे आपको चाहिए भोजन, ज़िंदगी मस्त हो जाती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज़ सॉइल स्ट्रक्चर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय द pH। वो भी pH से अफेक्ट होता है। देखो, जो मिट्टी है या जो भूमि है, क्रस्ट है हमारी, देखो उसकी संरचना मैटर करती है। स्ट्रक्चर आई बात समझ में? संरचना कैसे मैटर करती है कि सॉइल के जो ग्रेन्स हैं वो कितने के लूज हैं, डिपेंड करेगा कि हल चलेगा कि नहीं चलेगा, डिपेंड करेगा कि सॉइल में हवा आने जाने का रास्ता बच रहा है कि नहीं बच रहा, डिपेंड करेगा कि जड़ें फैल पाएंगी कि नहीं फैल पाएंगी, इसी बात पे डिपेंड कर रहा है। और अगर वो जो सॉइल है उसके जो दैट सॉइल, सपोज दैट क्ले एलिमेंट ऑफ द सॉइल, द ग्रेन्स आर हाईली
closely spaced, where they are very sticky, that the soil will become very sticky. Hard to till, जोतने में मुश्किल होगी, खेती करनी मुश्किल हो जाएगी, पौधों के लिए ग्रोथ करनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत स्टिकी हो जाएगी. तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल है ये निर्भर करता है पीएच पे. दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पीएच. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इज अफेक्टेड बाय द पीएच. इन द ऑप्टिमम रेंज, अगर रेंज ऑप्टिमम है, क्ले सॉइल्स आर ग्रेनुलर, देयर ग्रेनुलर, ग्रेन्स आर ईजिली ऑब्जर्वेबल. ओके, ग्रेन्स दिख रहे हैं, दानेदार है. सो इन द ऑप्टिमम रेंज क्ले सॉइल्स आर ग्रेनुलर एंड ईजी टू वर्क. वेयर एज if the pH is either extremely acidic or extremely alkaline, clay soils tends to become sticky and hard to work and hard to grow. तो ना तो वनस्पति ग्रो होगी और आप काम भी उस पर नहीं कर पाएंगे, है ना. वो स्टिकी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और फिर स्टिकी हो जाएगी तो फिर देखा ही आपने, दलदल में पाँव फंस जाए, बाहर ही नहीं आता, आदमी अंदर ही अंदर धंस जाता है. ज़िंदगी के दलदल से तो आदमी नहीं बाहर आता, ये वाले दलदल से फिर भी आ जाएगा. ज़िंदगी में दलदल नहीं बनने देना, ठीक है, उससे बाहर रहना है. इतनी बात समझ में आ गई. स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. तो लुक, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज़ द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें पीएच का अपना महत्व है. आर स्टमक, द मेजर लेवल जो डाइजेशन है स्टमक में होती है. आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रोड्यूस करता है, आपको पता होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन. बिकॉज डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, आप जब फूड खाते हैं तो आप पहले उन्हें चॉप करते हैं, काटते हैं, फिज़िकली उन्हें तोड़ रहे हैं, मैकेनिकली, फिर उन्हें पका रहे हैं और तोड़ रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग तोड़ रहे हैं. आलू पहले कितना सख्त है, फिर कितना नरम हो गया, उंगलियों से मसल दो, आपने बॉन्डिंग्स ब्रेक कर दी, उबाल के सब्जी बना के, तापमान दे करके, है ना, फिर उसे और मैश कर रहे हो, जो भी करके बस पका के, ताकि काफ़ी हद तक तो बाहर ही जो कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग्स हैं वो टूट जाएं, कमज़ोर हो जाएं. फिर मुंह में चबा रहे हो, दांतों में और च्यू कर रहे हो, अच्छे से चबा रहे हो. फिर जो सलाइवा निकल रहा है जीभ से, वो ब्रेक डाउन कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर कंपाउंड्स में, ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके वाइटल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिट, न्यूट्रिशन. फिर आप वो जब बॉडी में गए हैं तो डिफरेंट इंटेस्टाइन्स जो है हमारी स्टमक जो है उसमें फिर अलग अलग एसिड्स, प्रोटीन सब निकलेंगे और डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपलर मटेरियल्स, ताकि जो चीज़ें हमारे शरीर को उपयोग में लानी है वो आ सकें. तो ग्लूकोज बनता है और अल्टीमेटली वो यूज़ होता है टिश्यूज़ के द्वारा, सेल्स के द्वारा हम यूज़ करते हैं, है कि नहीं. इसके लिए एसिड का प्रयोग होता है. एसिड हेल्प करता है उस ब्रेक डाउन प्रोसेस में, तो वो हमारे शरीर में है. एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हर्टिंग और विदाउट हार्मिंग द स्टमक. वो एसिड हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता, हमें हर्ट नहीं करता, जब तक हमारी करतूतें बिगड़ी ना हो. अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम हमने ख़राब कर लिया है, हम वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज या प्राणायाम जैसी चीज़ें नहीं करते हैं, हम ओवर ईटिंग्स करते हैं, ऑलवेज भूख रख के खाना नहीं खाते हैं, भूख पूरी मतलब एक्सेस खाते हैं, तो इस तरह से फिर इंडाइजेशन क्रिएट होता है. खाने का पूरा डाइजेशन ना होना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होना. अब जब फिर वो इंडाइजेशन क्रिएट होता है तो एक्सेस ऑफ एसिड क्रिएट होता है, और इसकी वजह से फिर पेट में इरिटेशन होती है, पेन होती है, दर्द होता है, रिफ्लक्सेस होते हैं, एसिड के जलन होती है, शरीर में समस्याएं पैदा होती हैं. तो फिर हम क्या कोशिश करते हैं कि उसे न्यूट्रलाइज करिए. तो देखिए, बॉडी के अंदर हमारी बॉडी जो पीएच, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच है, उसका भी एक रेंज है पीएच का. उसी रेंज में अगर रहे तो आप पेनलेस हैं, इरिटेशन फ्री हैं, आप कंफर्टेबल हैं. अदरवाइज पेन विल बी देयर, इरिटेशन विल बी देयर, एंड दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ईटिंग. Indigestion is the main problem, and the prolonged indigestions will create the permanent problem of acid and acid reflux. कई बार अल्सर्स भी हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं अंदर, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो फिर इसको सेटल कैसे करेंगे. तो हमने देखा था एसिड को बेस नलीफाई कर देता है, एसिड के इफेक्ट को बेस नलीफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है. तो हम बेस यूज़ करेंगे. तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटी एसिड्स देते हैं, जिसे कहते हैं एंटासिड्स. गोली दे देते हैं कई बार कि चूस के खाओ, चबा के खा लो कोई बात नहीं.
कई बार सिरप दे देते हैं कि पी लो इसे, ये एंटासिड है, तो फिर हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। तो एंटासिड क्या होंगे, नेचुरली फिर वो बेस होंगे, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एसिडिक हो रखी है, बॉडी में तो एसिड बन ही रहा है, तो एंटासिड आप लेंगे। मेजॉरली जो एंटासिड प्रेफर किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, एक तो आपने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि अपन यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा, है ना, और दूसरी तरफ ये एंटासिड के रूप में दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिरप्स आती हैं गुलाबी रंग की, हरे रंग की, कभी देखना लिखा भी रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसा करके, थोड़ी दूधिया सा होता भी है, हरा रंग होता है, कई बार गुलाबी रंग होता है ऐसा करके, तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब माइल्ड बेस, एक माइल्ड लेवल का बेस है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बॉडी सेट, ओके, यू आर इन कम्फर्ट स्टेट, एन्जॉय द लाइफ, गो टू द पार्टी अगेन। नेक्स्ट वन इज़ द pH चेंजेस, द कॉज ऑफ pH का चेंज होना ही कारण है टूथ डिके होना। सो द pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। ये कैसे होता है समझो, देखो जब हमारे मुंह का जो pH है वो जब 5.5 के बिलो जाता है तब टूथ डिके होने शुरू होते हैं। कैसे होते हैं, टूथ ना डिके हो इसके लिए भगवान ने एक प्रबंध किया है। क्या प्रबंध किया है, हमारे दांतों पर जब आप उंगली फेरते हैं तो आपको नज़र आते हैं कि बहुत फिसलन है, दांतों पर फिसल जाती है उंगली, है ना, एकदम नरम सा सरफेस है एक, जैसे कोई लेमिनेशन की हो भगवान ने, जैसे मोबाइल की लेमिनेशन कराते हैं किसी चीज़ की, जैसे आजकल गाड़ियों की बड़े लोग का सेरामिक कोटिंग वगैरह फलाना डमकाना, तो भगवान ने दांतों की कोटिंग करके ही भेजा था, लेमिनेशन चढ़ा के ही भेजी थी, बट हम उस लेमिनेशन को उतार देते हैं। इस लेमिनेशन को आप इनेमल कह दीजिए, इट इज़ टूथ इनेमल। तो टूथ इनेमल चढ़ा रहता है दांतों पे, ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, सोच के देखो। तो ये चढ़ा है इसलिए दांत बेटा पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, वरना कैल्शियम है, डिज़ोल्व होके ख़त्म नहीं हो जाएंगे। कितना पानी पीते रहते हो हर समय, वो तो पोर ही जाएंगे। पर भगवान ने उसके ऊपर कवच चढ़ाया हुआ है टूथ इनेमल, जिसको फिर ताकत बख्शी है कि तू डिज़ोल्व नहीं होगा फिर पानी में। तो ऐसे में ये करोड़ हो जाता है, डिज़ोल्व नहीं होता, इसका करोजन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, जब 5.5 के नीचे जाएगा माउथ में एसिड, ओके, वो कैसे जाएगा, जो भी खाना वाना खाएंगे रेजिड्यू उसका दांतों में फंसेगा या दांतों में रहेगा। और खाने में नेचुरली आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रहता ही है, ग्लूकोज रहता है, शुगर रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर सब है। तो वो भोजन है बैक्टीरिया का, तो दांत में फंसा रहा ये सारा खाना बैक्टीरियाज को इनवाइट करता है कि आओ और तुम अब इस खाने को खाओ, बचे हुए को। तो बैक्टीरिया जब उस शुगर को, उस बचे हुए खाने को जब खाएगा, मतलब वो उसे तोड़ रहा है, वो भी तो अपने खाने लायक ही बनाएगा ना उसे, डिकम्पोजिशन इसे ही कहते हैं। जैसे आपने खाना तोड़ा दांतों में, शरीर के अंदर टूटा और आपने मर्जी की चीज़ें पैदा कर ली, दैट इज़ ग्लूकोज। ऐसे बैक्टीरिया भी एक जीव है, वो भी उस शुगर को, उस फूड को तोड़ता है, डिकम्पोज करता है और अपनी मर्जी की चीज़ें निकालता है। ऐसे में क्रिएट होता है एसिड। आपकी बॉडी में भी तो क्रिएट हुआ था एसिड, आप जीव हो तो आप कर रहे हो तो एसिड क्रिएट हुआ, ऐसे वहाँ बैक्टीरिया कर रहा है तो भी क्रिएट हुआ एसिड। तो ये जब एसिड क्रिएट होता है तो pH लेवल 5.5 से नीचे आ जाता है, और जब फिर ये सिचुएशन आती है तो टूथ का इनेमल जो है वो डिके होने लग जाता है। और टूथ इनेमल जब एक बार डिके होने लग जाए फिर हमारे दांत वल्नरेबल हो जाते हैं, फिर वो अटैक के अधीन आ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं ना दांतों वातों में, ख़राब तबाही हो जाती है। आई बात समझ में। तो इसका एक तरीका है, फिर मुंह में 5.5 से नीचे एसिडिक स्टेट मत होने दो, तो दांतों को साफ़ करो। तो पुराने लोगों की आदत थी, हिंदी में कहते हैं कुल्ला करना, या पंजाबी जो कहते हैं चूड़ी करना, तो वो कुल्ला या चूड़ी करते थे। तो मुंह में लेकर जग 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 3 बार करके बाहर जो भी फंसा रहता है सब निकल जाता है। आज लोग ब्रश करते हैं, कई लोग फ्लॉसेस यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो बस ब्रश करिए, रेजिड्यू बचे ना रहें, निकल जाएं, तो बैक्टीरिया का भोजन ही नहीं होगा, तो बैक्टीरिया कहाँ से सर्वाइव करेगा, फिर एसिड क्रिएट ही नहीं होगा, टूथ इनेमल बचा रहेगा। लेकिन कहीं ब्रश से न उतार देना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कई लोग ब्रश कर करके मसूड़ों से दांतों को अलग कर देते हैं, अबरेशन, उनकी मसूड़े और दांत के बीच में एक लाइन आ गई है, गैप्स आ गया, उसमें माल फंस रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे ब्रश होता है, अप डाउन, ऐसे ऐसे नहीं होता, इट इज़ इलॉजिकल।
दांतों के बीच में गैप अगर वर्टिकल है तो ब्रश हॉरिजॉन्टल क्यों चल रहा है? ब्रश भी वर्टिकली चलना चाहिए, सोचने वाली बात है। अगर गाड़ी की ग्रिल वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल ब्रश चलाओगे, वर्टिकल ही ब्रश चलाओगे उसमें फंसी चीज़ें निकालने के लिए। लेकिन वो चलाना बहुत पेशेंस का काम है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, अकल चाहिए, सब्र चाहिए, वो मेहनत लगती है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे चलाना जैसे मर्जी इनसेन होके चला लो, गुस्से में हो गया हूँ, काम खत्म। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो वो आपको ये समझा रहे हैं कि द pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। व्हेन pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5 प्रॉब्लम विल हैपन। Tooth enamel is made up of, this is important question, tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite. Okay, calcium hydroxyapatite, that is a crystalline form of calcium phosphate. क्वेश्चन आपको आएगा कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ एनेमल माने टेक्निकल नेम इज़ द कैल्शियम फॉस्फेट, इसका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट, जो किसका क्रिस्टलाइन वर्जन है, क्रिस्टलाइज्ड वर्जन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का। So tooth enamel is the hardest substance in the body, does not dissolve in water, but corrosion हो जाता है, और corrosion की प्रक्रिया सारी मैंने अभी आपको समझा दी है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये बड़ी यूनिक चीज़ है, अ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इनमें भी एक तरह का केमिकल वॉरफेयर होता है, कैसे समझिए। देयर इज़ अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म इन द नेचर। प्रकृति खुद को बचाती है, कई तरह के मैकेनिज़म्स हैं, अभी समझ आएंगे। देखो, आप अक्सर देखते होंगे मधुमक्खी काट लेती है, हनी बी, और जैसे ही वो काटती है बस हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हनी बी स्टिंग कॉन्सेप्ट ये इसलिए होता है कि जब वो डंक आपको मारती है, आपके बॉडी में छोड़ती है उसे, अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में एसिड छोड़ जाती है जहाँ पे वो डंक मारती है। कौन सा एसिड छोड़ जाती है? फॉर्मिक एसिड। तो जब वो डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, विच कॉजेज़ पेन एंड इरिटेशन। और हम अब तक जानते हैं एसिड को बेस से न्यूट्रल कर दो, तो अब हम यूज़ क्या करेंगे, हम बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, रेमेडी क्या है, यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया। बस बेकिंग सोडा लगाइए, कहानी ख़त्म। फॉर्मिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो पेन और इरिटेशन आपको हो रही है सेट हो जाएगी, यू आर हैप्पी देन। तो यही क्वेश्चन आते हैं, मधुमक्खी ने डंगा, कौन सा एसिड गया बॉडी में, फॉर्मिक एसिड। उसका डंक पेन और इरिटेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि एसिड है बॉडी के अंदर, एसिडिक हो गया है वो एरिया। और सेल जो हैं बॉडी के, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हम, वो सेल जो हैं फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर एसिडिक हो गया है, और बस वो एरिया परेशान हो गया है। वापस से उसको बेस मला, जैसे ही बेकिंग सोडा वो न्यूट्रल हो गया, अब सेल फिर से वर्किंग प्रॉपरली। नाउ यू आर हैप्पी, दैट्स ऑल। ओके, इज दैट। आगे आता है ये पौधा, आपने देखा होगा इसे, दिस प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपने ज़िंदगी में इनके इर्द गिर्द गए होंगे। पहला तो ये वाला पौधा आपने अक्सर फेस किया होगा। इस पौधे को देखिए, ये बिच्छू बूटी है, नेटल प्लांट। और ये देखिए, ध्यान से देखिए, बिच्छू बूटी है, नेटल प्लांट। हेयर लाइक मैटर रहता है इसकी लीव्स के अराउंड, बस जैसे ही शरीर के साथ रगड़ा एसिड भर जाता है उस एरिया में। और इसके बगल में ही भगवान ने देखो संतुलन, बगल में चौड़े चौड़े पत्तों वाला डाक का पौधा, द डॉग प्लांट। ये डाक का पौधा, द डॉग प्लांट, इट इज़ बेस। ये नेटल प्लांट, ये बिच्छू बूटी, इट इज़ एसिड। देखो, सॉइल की एसिड और बेसिक कैरेक्टर को ईश्वर को मैनेज करना था। एक एसिडिक पौधा है तो बगल में बेसिक पौधा भी लग गया, सब मैनेज हो गया। उसका काट, उसका उपाय भी वहीं पर ही है। तो ऐसे में ये सवाल पूछा जाता है कि जब आपको नेटल पौधे के स्टिंगिंग हेयर आपके शरीर में मेथेनोइक एसिड डाल देते हैं तो आपको होती है बर्निंग सेंसेशन। तो ठीक कैसे किया जाए, आप यूज़ करिए डॉग लीफ, डाक पौधा। सो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड। मक्खियाँ, वो बीज जो हैं फॉर्मिक एसिड, ये मेथेनोइक एसिड।
कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल क्या है? एक हर्ब है एक तरह की, इट इज़ हर्बेशियस प्लांट जो कि जंगली रूप में उगता है, ग्रोज इन द वाइल्ड। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। रेमेडी क्या है? रबिंग विद डॉक लीफ, वो बेस है, उसके साथ रब करिए। तो जब भी बिच्छू बूटी काट जाए तो डॉक लीफ का इस्तेमाल करिए। ओके, यही चीज़ें थी जो यहाँ पर थी, बस पीएच के कॉन्टेक्स्ट में इतना ही है। फिर उन्होंने पूछा है सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल एसिड ये हैं। विनेगर, सिरका जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, एसिड इज एसिटिक एसिड। ऑरेंज, संतरा, सिट्रिक एसिड, सिट्रस प्लांट्स है ना ये और नींबू ये सारे। टेमरिंड यानी कि इमली, टर्टरिक एसिड, टमाटो टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क यानी कि कर्ड दही, लैक्टिक एसिड, उसमें लैक्टिक एसिड होगा। लेमन, फिर अगेन सिट्रिक एसिड। एंट जब चींटी काट जाती है तो कौन सा है? मेथेनोइक एसिड। नेटल स्टिंग, मेथेनोइक एसिड। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एसिड्स। ओके, इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने एसिड्स देख लिया अच्छे से, बेस देख लिया, पीएच देख लिया, और पहले सॉल्ट भी देखे थे। थोड़ा सॉल्ट्स के बारे में और, मोर अबाउट द सॉल्ट्स। देयर आर मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या बताते हैं? सॉल्ट्स को हम उनकी फैमिलीज़ के रूप में भी देख सकते हैं। सॉल्ट अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई होंगी फैमिलीज़? सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। देखो जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, ये H+, ये OH नेगेटिव, यू कैन कॉल देम रेडिकल्स एज वेल। ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है। सो सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। वो एक फैमिली के एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है? Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट। चलो Na2, वेरी गुड, Na2SO4, NaCl, Na2SO4 में यहाँ पर Na और Na क्या है? पॉजिटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स ये सेम हो गए ना दोनों में, सोडियम सोडियम। तो फिर अल्टीमेटली ये सॉल्ट NaCl, ये सॉल्ट Na2SO4 किस फैमिली को बिलोंग करता है? सोडियम फैमिली को। इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट फैमिली, है ना। नेक्स्ट वन इज़ द NaCl एंड KCl। अब यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, तो ये रेडिकल्स तो सेम नहीं है, बट Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये तो सेम है, तो नेगेटिव रेडिकल इस बार सेम है। पिछली बार पॉजिटिव रेडिकल सेम था, Na पॉजिटिव, इस बार नेगेटिव रेडिकल सेम है, Cl नेगेटिव। तो ऐसे में NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो अब ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? NaCl और KCl, क्लोराइड सॉल्ट फैमिली। तो इस तरह से फैमिलीज़ हैं, अलग अलग तरह की फैमिलीज़ बनती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलो वेरी गुड। अब इसके अलावा सॉल्ट्स का एक और कैरेक्टर है, वो क्या है? सॉल्ट्स एसिडिक हो सकते हैं, सॉल्ट्स बेसिक हो सकते हैं, सॉल्ट्स न्यूट्रल हो सकते हैं। सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, सॉल्ट्स कैन बी बेसिक, सॉल्ट्स कैन बी न्यूट्रल। कैसे डिसाइड होता है? कोई सॉल्ट उन दो एलिमेंटों से मिलके बन रहा है, जो एक एलिमेंट बहुत ही एसिडिक है और एक एलिमेंट बहुत ही बेसिक है, एक्सट्रीम एसिडिक एंड एक्सट्रीम बेसिक, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, तो वो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे कि हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हम रोज़ खाने में खाते हैं, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। जानते हो क्यों? इसलिए तो ये हमारे खाने का हिस्सा है। ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये बन रहा है दो के कॉम्बिनेशन से। वो कौन है? एक कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, रिएक्टेंट साइड पे HCl, तो एक्सट्रीम एसिड, और दूसरी तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक्सट्रीम बेस। तो एक्सट्रीम एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सट्रीम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है NaCl, तो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, तो जो इस तरह से क्रिएट होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। तो लिखा हुआ है फ्यू सॉल्ट्स आर एसिडिक, फ्यू आर बेसिक एंड फ्यू आर न्यूट्रल्स। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। तो कई बार पूछ सकते हैं कॉमन सॉल्ट का नेचर क्या है? एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है? आंसर कर दीजिएगा कि भाई न्यूट्रल है। क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम एसिड और एक्सट्रीम बेस से मिलके बन रहा है, इसलिए न्यूट्रल है। दैट इज़ pH इज़ 7। अब कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है कॉम्बिनेशन में, तो नेचुरली वो सॉल्ट फिर एसिडिक है, उसकी pH वैल्यू 7 से कम।